नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है तुल्य आरएस में आपका। और मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी बात चल रही थी रीट हिंदी के बारे में। और रीट हिंदी का जो हमारा सिलेबस था, उसी सिलेबस के अंदर हमारा एक टॉपिक आता है दोस्तों, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, पढ़ने लायक हमारा एक टॉपिक है, जिसमें से बात करें तो कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो टॉपिक हमारा क्या रहेगा उसके बारे में अपन बात कर ले। तो वो टॉपिक रहेगा हमारा दोस्तों शिक्षण कौशल। क्या रहेगा दोस्तों? शिक्षण कौशल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षण कौशल, यानी भाषा के दौरान, या यूं कहें कि एक अध्यापक जब पढ़ाना स्टार्ट करता है दोस्तों, तो पढ़ाते वक्त वो विभिन्न प्रकार के कौशलों का प्रयोग करता है। विभिन्न प्रकार के कौशलों से मेरा कहने का आशय ये है दोस्तों कि कई बार अध्यापक जो है वो आप एक बच्चे को ब्लैक बोर्ड के श्यामपट्ट के माध्यम से पढ़ाता है, यानी श्यामपट्ट के ऊपर उसका लिखना होता है। कुछ प्रश्न वो बच्चों के द्वारा पूछता है, बच्चों से वो प्रश्न पूछता है। कुछ ऐसे उसके अंदर उसका ऐसा ज्ञान होता है जिसके आधार पर वो बच्चों को पढ़ाने वाली विषय वस्तु के ऊपर लेकर जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो दोस्तों कि जो बच्चों को आसानी से नहीं समझ में आती है, उनको समझाने के लिए वो कई बार व्याख्या का प्रयोग भी करता है। कई बार बच्चों से वो प्रश्न भी पूछता है। इसके अलावा कई बार वो बच्चों को टॉपिक पर लेकर भी जाता है, यानी जिस विषय को वो उस दिन पढ़ाने वाला है उस विषय के ऊपर वो लेकर जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे तरीके हैं पढ़ाने के। तो ये जो तरीके हैं, इन्हीं तरीकों को कौशल कहा जाता है दोस्तों। तो विभिन्न प्रकार के जो कौशल हैं हमारे, उन कौशलों के बारे में अपन बात करेंगे आज। तो हमारा सबसे पहला जो कौशल रहेगा दोस्तों, वो आज हमारा सबसे पहला कौशल रहेगा प्रस्तावना कौशल। कौन सा रहेगा दोस्तों? हम जब कौशलों की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला कौशल रहेगा दोस्तों प्रस्तावना कौशल। कौन सा रहेगा? प्रस्तावना कौशल। हम आज बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले प्रस्तावना कौशल के ऊपर कि प्रस्तावना कौशल क्या है, किस प्रकार से प्रस्तावना दी जाती है, प्रस्तावना कौशल एक्चुअल में है क्या। तो देखिए दोस्तों, एक शिक्षक जो है वो जब पढ़ाना स्टार्ट करता है, शिक्षक जब पढ़ाना शुरू करता है, शिक्षक जब पढ़ाना शुरू करता है तो विषय वस्तु जो है, या यूं कहें आप कि आपका जो टॉपिक है, आपका जो प्रकरण है, उस प्रकरण के ऊपर अध्यापक जो है वो बच्चे के पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्न करते हुए बच्चे को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण के ऊपर लेकर जाता है। इसे ही प्रस्तावना बनाना कहते हैं। देखिए दोस्तों, एक बार मैं दोबारा से आपके सामने बोलता हूँ। बच्चे के पूर्व ज्ञान के आधार पर जब एक शिक्षक बच्चे के पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्न करते हुए बच्चे को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण के ऊपर लेकर जाना ही प्रस्तावना कहलाता है। और इसी को दोस्तों हमारे शिक्षण की दृष्टि से कौशल की जब बात करते हैं तो इसको किस नाम से जाना जाता है? प्रस्तावना कौशल के नाम से जाना जाता है। यानी जब हम प्रस्तावना कौशल की बात करते हैं, यानी कौशल की जब हम बात करते हैं, तो हमारा सबसे पहला कौशल ही कौन सा होता है दोस्तों? प्रस्तावना कौशल होता है। और प्रस्तावना कौशल जो होता है वो पढ़ाना जब शुरू किया जाता है और जो विषय वस्तु पढ़ाई जाती है, यानी हमारा जो टॉपिक रहता है, हमारा जो प्रकरण रहता है, वो प्रकरण बच्चों को पता नहीं है दोस्तों, वो प्रकरण बच्चों को पता नहीं है। बच्चों को प्रश्न पूछते हुए उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर हम जो विषय वस्तु पढ़ाना चाहते हैं
उसी विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछते हुए हम उस विषय वस्तु के ऊपर बच्चे को लेकर जाते हैं और हमारा इस प्रकार से उसको उस प्रकरण पर लेकर जाना, और अंतिम प्रश्न जो होता है हमारा अंतिम प्रश्न वो कैसा रहता है? समस्यात्मक प्रश्न रहता है। कैसा रहता है? समस्यात्मक प्रश्न रहता है। ये समस्यात्मक प्रश्न जो होता है यही आपका प्रकरण होता है दोस्तों। यहाँ बच्चे को जब हम पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चे को प्रश्न पूछते हुए, यानी जब हम प्रश्न पूछते हैं इसका जो उत्तर होता है इसी उत्तर से अगला प्रश्न शुरू होता है, इस प्रश्न का जो उत्तर रहता है इसी से अगला प्रश्न होता है, और इसी प्रश्न से उत्तर से अगला प्रश्न बनाया जाता है। तो इस प्रकार ये जो आपका प्रश्न रहता है दोस्तों, ये समस्यात्मक प्रश्न रहता है, यानी ये आपका टॉपिक रहता है, आपका प्रकरण रहता है, और आपको बच्चे को इसी टॉपिक के ऊपर लेकर जाना होता है बच्चे के पूर्व ज्ञान के आधार पर। तो गौर रखना होता है दोस्तों कि सबसे पहले उसका पूर्व ज्ञान इतना होना चाहिए कि उसे उस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। फिर धीरे धीरे उन्हीं प्रश्नों से, उन्हीं उत्तरों से प्रश्न बनाते हुए आपको एक समस्यात्मक प्रश्न लेकर जाना है, यानी आप जो आज पढ़ाने वाले हैं वो बिंदु आपका इन्हीं उत्तरों के माध्यम से प्रश्न बनते हुए यहाँ निकलना चाहिए। तो अब बात रखनी होती है दोस्तों ध्यान में कि जब हमारा प्रस्तावना कौशल है, इस प्रस्तावना कौशल में अधिकतम 5 या 6 प्रश्न होने चाहिए, यानी 5 या 6 प्रश्न अधिकतम होने चाहिए, इनसे ज़्यादा प्रश्न नहीं होने चाहिए। या तो आपका अंतिम प्रश्न यानी 5वां जो है वो समस्यात्मक प्रश्न होना चाहिए, या आपका अंतिम प्रश्न 6ठा जो प्रश्न है आपका वो कैसा होना चाहिए? समस्यात्मक प्रश्न होना चाहिए। तो ये तो रही दोस्तों प्रस्तावना कौशल की बात कि प्रस्तावना कौशल है क्या प्रस्तावना होती है। आइए आगे बात करते हैं प्रस्तावना के बारे में, और कि प्रस्तावना कौशल जो है उसके अन्य क्या नाम है, उसको अन्य क्या नाम दिया जा सकता है। देखिए प्रस्तावना कौशल जो है, इस प्रस्तावना कौशल को हम पाठोस्थापन कौशल भी कहते हैं। पाठोस्थापन कौशल, ठीक है। पाठोस्थापन कौशल, इसके अलावा विन्यास प्रेरणा कौशल, ये जो दोनों नाम हैं दोस्तों, इसके अलावा पाठोस्थापन कौशल, विन्यास प्रेरणा कौशल, ये जो दोनों कौशल हैं, ये दोनों कौशल भी दोस्तों प्रस्तावना कौशल के पार्ट प्रस्तावना कौशल के पार्ट माने जाते हैं। प्रस्तावना कौशल के पार्ट, ये प्रस्तावना कौशल के नाम जो हैं वो माने जाते हैं। यानी प्रस्तावना कौशल को हम पाठोस्थापन कौशल भी कह सकते हैं, विन्यास प्रेरणा कौशल भी कह सकते हैं, क्योंकि पाठ की स्थापना करनी होती है दोस्तों, इसलिए इसको पाठोस्थापन कौशल भी कह सकते हैं। तो ये तो थे इसके अन्य नाम कि यदि आपका आ जाए प्रस्तावना कौशल को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो पाठोस्थापन ऑप्शन में मिलेगा, या आपको विन्यास प्रेरणा कौशल भी मिल सकता है। तो प्रस्तावना कौशल के 2 और नाम हैं दोस्तों, पाठोस्थापन कौशल है, उसके अलावा विन्यास प्रेरणा कौशल भी इसका नाम है। तो देखिए अब हम हमारा जो ये प्रस्तावना कौशल है, इसकी एक शिक्षक को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, या यूं कहें कि इसकी विशेषताएं हैं। या तो हम ये कह सकते हैं कि प्रस्तावना कौशल में बरती जाने वाली सावधानियां, या आप यूं कह सकते हैं कि प्रस्तावना जो कौशल है उस कौशल में की विशेषताएं, ये दोनों ही शब्द इसी के लिए आते हैं कि आप प्रस्तावना कौशल का जब प्रयोग करते हैं तो प्रस्तावना कौशल जो है आपका, उस प्रस्तावना कौशल में आप क्या क्या सावधानियां रखेंगे, या यूं कह सकते हैं कि आप उसमें क्या क्या उसकी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं दोस्तों विशेषताओं की या सावधानियों की, जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली जो हमारी बात रहती है, सबसे पहली जो हमारी सावधानी रखनी होती है वो होती है दोस्तों कि प्रस्तावना जो होती है, प्रस्तावना छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। प्रस्तावना
छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, पर आधारित। ये था हमारा प्रथम बिंदु, यानी यूँ कह सकते हैं कि ये हमारी प्रथम सावधानी है, प्रथम विशेषता है प्रस्तावना कौशल की, कि सबसे पहले तो जो प्रस्तावना है हमारी वो बच्चे के पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। यानी हमें प्रश्न जो शुरू करना है, प्रश्न शुरू करना है, वो जो प्रश्न है वो बच्चे के पूर्व ज्ञान के ऊपर आधारित होना चाहिए। यानी बच्चा जो है उस प्रश्न को आसानी से समझ सके, उस प्रश्न का आसानी से उत्तर दे सके। तो हमें वही चीज़ बच्चे से पूछनी होती है जिसका बच्चा आसानी से जवाब दे सकता है। अगर हम 2 नंबर की बात करें, इसमें दूसरी सावधानी क्या रखनी होती है, तो देखिए प्रस्तावना जो होती है, प्रस्तावना, अब प्रस्तावना जो होती है दोस्तों वो सदैव ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र पर आधारित होनी चाहिए, सूत्र पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों हमारी प्रस्तावना जो है वो सदैव ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र पर आधारित होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बच्चे को जो चीज़ ज्ञात है उसी ज्ञात चीज़ से जो चीज़ अज्ञात है, यानी जो चीज़ उसे ज्ञात नहीं है, उस चीज़ की ओर हमें ले जानी होती है। यानी हमें जिस चीज़ का ज्ञान है उस ज्ञान के माध्यम से हमें अज्ञान की तरफ जाना होता है। यानी जो चीज़ हमें ज्ञात नहीं है हमें वो चीज़ का पता करना है, तो हमें ज्ञात से अज्ञात सूत्र, शिक्षण सूत्र जो है उसके ऊपर हमारी प्रस्तावना जो है वो कार्य करनी चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों 3 नंबर की, तो 3 नंबर हमारा ये कहता है कि इसमें न्यूनतम जो प्रश्न है, न्यूनतम प्रश्न की सीमा जो है वो न्यूनतम प्रश्न की सीमा 4 या 5, अधिकतम 5 हो सकती हैं और कम से कम 4 प्रश्न होने चाहिए। यानी न्यूनतम 4 से 5 प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए, इसमें प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए। ज़्यादा करें तो अधिकतम इसमें कितने प्रश्न हो सकते हैं दोस्तों, 6 प्रश्न भी हो सकते हैं। परंतु ज़्यादा बढ़िया प्रस्तावना उसी को मानी जाती है जहाँ प्रश्न अधिकतम जो है वो 5 हो सकते हैं। और 5वां जो प्रश्न होता है वो आपका समस्यात्मक प्रश्न होता है दोस्तों। 5वां प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न रहता है। बात करें नंबर 4 की, इसमें नंबर 4 क्या सावधानी रखनी होती है, तो देखिए दोस्तों पहला जो प्रश्न होता है, पहला प्रश्न जो होता है वो पहला प्रश्न पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। पहला प्रश्न जो है वो पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए तथा शेष प्रश्न जो हैं, शेष प्रश्न प्रथम प्रश्न के उत्तर पर आधारित होने चाहिए, उत्तर पर आधारित होने चाहिए। देखिए दोस्तों पहला जो प्रश्न होगा वो बच्चे के पूर्व ज्ञान पर आधारित होगा और उसके बाद में इस पहले प्रश्न के अलावा जो भी प्रश्न होंगे वो शेष प्रश्न जो हैं वो प्रथम प्रश्न के उत्तर पर डिपेंड करेंगे, यानी उत्तर पर आधारित होने चाहिए। तो ये तो थी हमारी चार बिंदुओं की बात, या यूँ कहें सावधानियाँ क्या क्या होनी चाहिए। तो सावधानियों में जो पहली सावधानी होगी वो प्रस्तावना छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, प्रस्तावना सदैव जो है वो ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र पर आधारित होनी चाहिए। न्यूनतम प्रश्न जो है वो 4 या 5 होने चाहिए, अधिकतम आप करना चाहें तो 6 हो सकते हैं, परंतु ज़्यादा बढ़िया प्रस्तावना उसी को माना जाता है जहाँ प्रश्नों की अधिकतम संख्या 5 मानी जाती है। प्रश्न पूछा जाए न्यूनतम प्रश्नों की संख्या कितनी रहनी चाहिए, तो 5 रहनी चाहिए। उसके बाद में पहला प्रश्न जो होता है वो पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए और आगे के जो प्रश्न होते हैं वो प्रथम प्रश्न के उत्तर पर डिपेंड करने चाहिए। तो आगे बात करते हैं, ये थी हमारी सावधानियां। तो सावधानियों के बारे में आगे बात करते हैं और किस प्रकार की और सावधानियां हमें रखनी हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो 5 नंबर अगर हम बात करें दोस्तों, 5 नंबर हमारी जो सावधानी है उसकी अगर बात करें तो 5 नंबर ये कहती है हमारी कि अगर कोई प्रश्न आप पूछते हैं, प्रश्न जो है वो कभी भी हाँ या नहीं, हाँ या नहीं
सत्य, सत्य, असत्य जैसे शब्दों पर आधारित नहीं होना चाहिए, पर आधारित नहीं होना चाहिए। यानी हमारे जो प्रश्न हैं वो हाँ या नहीं वाले नहीं होने चाहिए, सत्य या असत्य वाले नहीं होने चाहिए। यानी हमें ध्यान ये रखना होता है दोस्तों कि हमारे जो प्रश्न हैं वो हाँ नहीं टाइप, हाँ यस नो टाइप या ट्रू फॉल्स वाले जो प्रश्न हैं वो कभी भी प्रस्तावना के अंदर नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रस्तावना जो होती है उस प्रस्तावना में हमें बच्चे को हमारे एक शिक्षण बिंदु तक, यानी जो विषय हम आज जो टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक तक लेकर जाना होता है बच्चे को। तो वो टॉपिक पर हम तभी लेकर जा सकते हैं जब हमारे पास में हाँ नहीं, सत्य असत्य वाले प्रश्न नहीं होंगे, यानी बच्चा जो है वो प्रश्न का पूरा उत्तर देगा। तो ऐसे प्रश्न हमें पूछने हैं, एक लाइन के या एक पंक्ति के ऐसे प्रश्न हमें पूछने होंगे जिनका उत्तर बच्चा जो है वो हाँ या नहीं में ना दे, जबकि उनका डिस्क्रिप्टिव वो उत्तर दे। तो ऐसे प्रश्न जो हैं वो प्रस्तावना के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट जो है हमारा वो ये रहता है कि अंतिम प्रश्न जो है, अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होना चाहिए। अंतिम प्रश्न जो है वो कैसा होना चाहिए? समस्यात्मक होना चाहिए। अब ये समस्यात्मक प्रश्न जो है वो बच्चों के लिए होना चाहिए दोस्तों। किसके लिए? बच्चों के लिए। परंतु शिक्षक को प्रयास ये करना चाहिए, कि बच्चे इसका भी उत्तर दें। देखिए दोस्तों, अंतिम प्रश्न जो है वो समस्यात्मक होना चाहिए, परंतु शिक्षक जो है उसको प्रयास ये करना चाहिए कि बच्चे जो है इसका भी उत्तर दें। यानी हमारा अंतिम प्रश्न जो है वो समस्यात्मक प्रश्न होना चाहिए, परंतु कोशिश हमें यही करनी होगी कि प्रश्न जो है वो ऐसा हो कि बच्चे जो हैं उसका उत्तर भी दे पाएँ। यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि हमारा समस्यात्मक प्रश्न जो है वो इतना ज़्यादा भी समस्यात्मक ना हो कि बच्चे उसका उत्तर ना दे पाएँ। यानी हमें कोशिश करनी है कि बच्चा उसका उत्तर आसानी से दे पाए। यानी समस्यात्मक प्रश्न को भी हमें समस्यात्मक नहीं रखना है। और बात आगे करें अपन, इसके और नियमों की बात करें या यूं कहें कि इसकी और सावधानियों की बात करें, तो प्रस्तावना जो है वो अलग अलग दिन, यूं कहें कि प्रस्तावना प्रत्येक दिन अलग अलग तरीके से आनी चाहिए दोस्तों, अलग अलग तरीके से ली जानी चाहिए। प्रस्तावना जो है वो प्रत्येक दिन अलग अलग तरीके से ली जानी चाहिए। जैसे कभी हम कहानी कहकर प्रस्तावना बनाते हैं दोस्तों, जैसे कहानी कथन के द्वारा हम प्रस्तावना बनाते हैं, तो कभी प्रश्नोत्तर विधि होती है हमारी, कभी हमारी प्रश्नोत्तर विधि होती है, कभी हमारी चित्र पठन विधि होती है, चित्र पठन विधि होती है। इस प्रकार से हमारी जो प्रस्तावना होती है दोस्तों, वो प्रस्तावना जो है वो हमारी वो अलग अलग तरीक़ों से हमें लेनी चाहिए। यानी प्रस्तावना जो है रोज़ाना एक ही तरीके से नहीं, कि अगर हम प्रस्तावना का कौशल का प्रयोग कर रहे हैं तो हमेशा ही हमें प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें चित्र पठन विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, या कहानी कथन विधि का प्रयोग भी हमें हमेशा नहीं करना चाहिए। यानी अलग अलग दिन हमें अलग अलग विधियों का प्रयोग करना चाहिए। एक दिन अगर आप कहानी कथन विधि से ले रहे हैं तो अगले दिन आपको प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग उसमें करना चाहिए, एक दिन आपको चित्र पठन विधि का प्रयोग उसमें करना चाहिए। यानी आपकी जो प्रस्तावना है वो अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग विधियों के द्वारा होनी चाहिए। उसके अलावा बात करें हम अंतिम इसकी बात करें दोस्तों, तो हमारी प्रस्तावना जो होती है, प्रस्तावना की भाषा सुस्पष्ट होनी चाहिए, सुस्पष्ट होनी चाहिए। एक बिंदु तो ये है। दूसरा बिंदु हमारा ये कहता है इसमें कि द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग
कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी हमारी जो प्रस्तावना रहती है दोस्तों, उसमें हमें स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई दो अर्थ वाले शब्द हैं या दो अर्थ जिनमें जहाँ निकल रहे हों तो प्रस्तावना में ऐसे शब्दों का प्रयोग ना किया जाए। जहाँ दो अर्थ निकल रहे हों, जो शब्द हैं उन शब्दों के किसी प्रकार के भिन्न अर्थ निकल रहे हों तो हमें प्रस्तावना में ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ ना किया जाए। तो आज की इस क्लास में हम इतना ही करेंगे दोस्तों। आज की जो क्लास है उसमें हमने प्रस्तावना कौशल को पढ़ा है, उसी प्रकार हमें आगे आने वाली क्लासों में हम अपने आगे का जो शिक्षण कौशल है उनके बारे में बात करेंगे। तो इसी प्रकार से आप अतुल्य आरएस के साथ में जुड़े रहे और मैं आपकी समय समय पर हिंदी की क्लास जो है, रीट की जो हमारी हिंदी क्लास चल रही है, उनको बहुत जल्द आपके सामने लेकर आ रहा हूँ और बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगा कि उनको मैं पूरी करवाऊँ। तो धन्यवाद दोस्तों।